प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, अकाउंटेंसी के अंतर्गत आज हम जो हैं बिजनेस अकाउंटेंसी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर हमारा है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रोसेस एंड बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम बिजनेस अकाउंटेंसी की अपनी जो भी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता करेंगे कि बिजनेस की कौन कौन सी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आज इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, इसके बारे में बिजनेस ट्रांजैक्शन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, पेइंग फॉर द एक्सपेंसेस एटसेट्रा। बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे कि हम बात करते हैं बिजनेस के अंतर्गत, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अंतर्गत जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको इसमें मेजर किया जाता है मनी की फॉर्म में, यानी कि पैसे की फॉर्म में। जैसा सामान हम बेचते हैं तो पैसा आता है, एक्सपेंसिव करते हैं तो पैसे का हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है, यानी कि पूंजी इसको हम कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी brought in the form of cash or assets by the owner. It is the part of the wealth which is used for the further production, and thus capital consists of the all current assets and the fixed assets, cash in hand, cash at bank, building, plant and machinery, etc. are the capital of the business. Capital should be need not necessarily be in cash, it may be in kind also. Capital is the classified following. इसके बाद हम कैपिटल कितनी तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैपिटल। बेटा कैपिटल किसी भी ओनर द्वारा यानी कि मालिक के द्वारा अपनी बिजनेस के अंतर्गत जो उसकी जमा पूंजी होती है, जो उसकी धन संपत्ति होती है, जो उस पैसे को उसके अंतर्गत वो इन्वेस्ट करता है। नकद पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई उसके पास प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, यदि वो उसको भी उसके अंतर्गत इन्वेस्ट करता लगाता है उसके अंतर्गत, वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल होती है, वो भी बिजनेस की कैपिटल है। कैपिटल को हम तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है फ्लोटिंग कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं हम फिक्स कैपिटल के बारे में। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। द मनी इज ब्लॉक्ड इन द फिक्स एसेट्स एंड नॉट अवेलेबल टू मीट द करंट लायबिलिटी। द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज और एडिशन टू द फिक्स एसेट्स इज फिक्स कैपिटल। Plant and machinery, vehicles, furnitures, building, etc. are some of the example of the fixed capital. बच्चों, फिक्स कैपिटल हम उसे कहते हैं जो किसी बिजनेस के अंतर्गत हम एक लंबी अवधि के लिए जो पैसा हम ब्लॉक करके रखते हैं, यानी कि उसको एक स्थायी रूप से बंद करके रख देते हैं पैसे को, यानी जिस पैसे को हम बीच बीच में आसानी से नहीं विड्रॉ कर सकते, वो सारी कैपिटल हमारी हो सकती है, वो सारी कैपिटल हमारी होती है फिक्स कैपिटल। जैसे हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उस बिल्डिंग परचेज करने के लिए 20 लाख रुपए लगाए, 25 लाख लगाए या 50 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग में लगाए, फर्नीचर खरीदा। इसके अलावा प्लांट मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका पैसा हम आसानी से विड्रॉ नहीं कर सकते, जिस पैसे को हम आसानी से बिजनेस के अंतर्गत से नहीं निकाल सकते। ये सभी चीज़ इसलिए हमारे लिए फिक्स कैपिटल होती है। दूसरा फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल एसेट्स परचेज विद द इन्वेंशन ऑफ द सेल सच एज स्टॉक एंड द इन्वेस्टमेंट। फ्लोटिंग कैपिटल होती है जिसके द्वारा हम एसेट्स परचेज करते हैं, और जैसे स्टॉक, जैसे इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा आप इस तरह की एसेट्स के लिए स्टॉक करके रखते हो, इस तरह के एसेट्स के लिए आप रिक्वायर करके रखते हो अपने पास, उस कैपिटल को हम बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। द पार्ट ऑफ द कैपिटल अवेलेबल विद द फर्म इज डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। Sufficient funds are required in the purchasing goods and incurring direct and indirect expenses. Operating expenses are meet with working capital. Working capital वो कैपिटल होती है जो हमारी डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें हमें परचेज करना है, गुड्स परचेज करना है, हमें खर्चों का पेमेंट करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव का पेमेंट करना है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। वर्किंग कैपिटल के बिना हम अपने बिजनेस को आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल को निकालने का एक तरीका हमारे पास और भी होता है। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
यानी यदि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस यदि हम अंतर करते हैं तो उस अंतर को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों, दिन प्रतिदिन की होने वाली एक्टिविटी में जिस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, सैलरी का पेमेंट करना है, वेजेस का पेमेंट करना है, खर्चों का पेमेंट करना है, गुड्स परचेज करना है, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यदि पेमेंट करना है, इस तरह के जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्चों के भुगतान करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उस पूंजी को बोलते हैं, यानी उस कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंट टर्म्स के अंतर्गत प्रोप्राइटर्स। बेटा, प्रोप्राइटर कौन होता है? एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ द पर्सन्स हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस आर नोन एज प्रोप्राइटर। कोई भी बेटा अकेला व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप जो बिजनेस के अंतर्गत रिस्क टेकन करता है, यानी कि जो पैसा लगाता है, जब पैसा लगाएगा तो उसे रिस्क भी रहेगा कि पैसा डूब न जाए, उस व्यक्ति को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। दे इन्वेस्ट देयर फंड्स इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। ये व्यापार के अंतर्गत अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। हैंस द पर्सन्स हु मेक्स द इन्वेस्ट एंड द बियर ऑल द रिस्क कंसर्न विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर्स। ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इसके अलावा रिस्क बियर करते हैं। किसी का रिस्क बियर लॉस होगा तो बेटा सारा लॉस इन्हीं को बियर करना पड़ेगा, और कोई इनके लॉस को बियर करने नहीं आता है, तो इनको बोलते हैं प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है बेसिक टर्म्स हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। आहरण यानी कि एक बिजनेसमैन के द्वारा जब अपने पर्सनल खर्चों की पूर्ति के लिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ बच्चों, एक बिजनेसमैन के द्वारा जब अपने व्यक्तिगत निजी खर्चों की पूर्ति के लिए वो बिजनेस से पैसे निकालता है या बिजनेस से सामान निकालता है अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। द मनी और द गुड्स बोथ विड्रॉ बाय द ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, इज नोन एज ड्राइंग। अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर इज प्राइवेट और पर्सनल और डोमेस्टिक और हाउस होल्ड इज कॉल्ड ड्राइंग्स। फॉलोइंग्स आर द, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे अभी इसके बाद आप लोग। अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर इन पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कैश निकाला, नगद पैसा निकाला। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर इन डोमेस्टिक यूज, प्रोप्राइटर ने अपने घर प्रयोग के लिए, अपने घर खर्च के लिए व्यापार से सामान निकाला। परचेजिंग पॉकेट ट्रांजिस्टर इन द प्रोप्राइटर सन, यदि प्रोप्राइटर के लड़के ने भी बिजनेस से कुछ चीज़ निकाली तो वो भी पर्सनल यूज के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि ड्राइंग्स की संख्या में ही आएगा। यूजिंग बिजनेस व्हीकल्स इज डोमेस्टिक यूज, यदि बिजनेसमैन बिजनेस के व्हीकल को यदि अपने घर के खर्चे में यूज कर रहा है तो वो भी ड्राइंग का पार्ट होगा। यूजिंग बिजनेस प्रीमिसेस इन द रेसिडेंशियल पर्पज, इसके अलावा बिजनेस की जो प्रीमिसेस हैं, बिजनेस की संपत्तियां, एसेट्स वगैरह हैं, यदि बिजनेसमैन अपने पर्सनल रेसिडेंट के रूप में, अपने पर्सनल यूज के रूप में भी उनको यूज कर रहा है, तो ये सभी पार्ट जो हैं, ये सभी चीज़ें ड्राइंग्स के अंतर्गत ही मान्य होंगी, ये सब ड्राइंग्स के अंतर्गत ही आएंगी। अब आप समझ सकते हैं कैपिटल को बेटा हमने इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करके बताया आप लोगों को। देखिए स्लाइड के अंतर्गत कि कैपिटल, नीला भाग ये हमने फ्लोटेशन कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। यदि हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग हमें हर तरह की कैपिटल की एक इक्वल अमाउंट के हिसाब से पैसा चाहिए। ये नहीं कि फ्लोटिंग कैपिटल के बिना हमारा काम चल जाएगा, या फिक्स कैपिटल के बिना, या वर्किंग कैपिटल के बिना, नहीं। इन कैपिटल्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इन कैपिटल की हमें 100% आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा बेसिक टर्म हमारी और क्या क्या है? नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म है इसके बाद लायबिलिटी टू द ओनर्स। अब हम बात करते हैं ओनर की लायबिलिटी क्या है। ओनर्स की लायबिलिटी यानी दायित्व क्या है उसके। इट इज़ द ओनर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस जनरली नोन एज कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि ओनर्स जो है, जो व्यापार का मालिक है, वो व्यापार का मालिक बिजनेस से अपनी कैपिटल को का क्लेम कर सकता है कि मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया, मैंने जितनी अपनी एसेट बिजनेस में लगाई है, वो सारी एसेट्स मुझे बाद में वापस मिलनी चाहिए। इसलिए इसको हमने इंटरनल इक्विटी भी कहा है और इसको शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं हम। शेयर होल्डर फंड्स यानी जो पैसा उसका अपना खुद का है। ओनर्स इक्विटी या ओनर्स
कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिटर्न अर्निंग, यानी इन तीन चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं आपस में, फिर दोबारा सुन लीजिए, ओनर्स इक्विटी यानी ओनर्स का अपना पैसा या उसकी कैपिटल पूंजी, उसका फर्म का प्रॉफिट या जो वो प्रॉफिट का पैसा जो उसने फर्म से विड्रॉ नहीं किया है, फर्म में वो बना हुआ है अभी तक उसे, यानी कि रिटर्न अर्निंग। जब इन सभी चीज़ों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ हमारी बन जाती है शेयर होल्डर फंड्स या इंटरनल इक्विटी। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कोई ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। इंटरनल इक्विटी या एक तरीके से हो इंटरनल इक्विटी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस एक्सपेंसेस, यानी इस तरह से भी हम उसकी लायबिलिटी टू ओनर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स वो व्यक्ति आप सभी जानते हैं जिन लोगों से हमने कोई चीज़ उधार ले रखी होती है बिजनेस के अंतर्गत। इट इज क्रेडिटर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देयर क्रेडिटर्स मे बी क्रेडिट फॉर गुड्स एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स भी क्लेम कर सकते हैं अपने पैसों का, जो चीज़ उन्होंने बिजनेस में दे रखी है, पैसा दे रखा है, कोई एसेट लगा रखी है, तो वे लोग भी बिजनेस के अंतर्गत अपना क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने बिजनेस में ये एसेट लगा रखी है, ये बिल्डिंग दे रखी है हमने, हमें भी हमारा इसका पैसा हमें दिया जाए। क्रेडिटर्स इन गुड्स, बिजनेस हैज़ टू परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट और सो द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स टू द बिजनेस ऑन क्रेडिट आर नोन एज द क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स। दे मे बी कॉल्ड क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेबल। बिजनेस के अंतर्गत क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, क्योंकि बिजनेस के पास जरूर नहीं है कि इतना सफिशिएंट पैसा हो कि वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास सफिशिएंट मात्रा में मनी हो, पैसा हो उसके पास। इसलिए बिजनेसमैन क्रेडिटर्स से भी समय समय पर गुड्स सामान अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उधार लेता रहता है और उसको पेमेंट भी करना पड़ता है, पेमेंट, और कहा जाए तो उसको पेमेंट भी करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो वो गुड्स लेता है उनसे, तो इसके बदले में बिजनेस को चाहिए कि समय समय पर उनका वो पेमेंट करता रहे। और ये सब बिजनेस की लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब बिजनेस की लायबिलिटी है कि हमने इस बात की गारंटी दे रखी है कि हमने इस व्यक्ति को पेमेंट करना है, क्योंकि इस व्यक्ति से हमने सामान उधार ले रखा है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वही द पर्सन्स फॉर द हुज गुड्स आर परचेज ऑन द क्रेडिट्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन द क्रेडिट टू द फर्म आर नोन एज द क्रेडिटर्स। They will continue to remain the creditors of the firm so far the full payment is made to them। तो क्रेडिटर्स, फिर वही कंडीशन दोबारा रिपीट हो जाता है हमारा कि क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार सामान ले रखा है, उधार अपने बिजनेस के लिए उधार सामान खरीद रखा है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि जितने का भी सामान हमने उनसे उधार ले रखा है उनको फुल पेमेंट किया जाए समय पर। बिल्स पेबल, नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? In case of the bills payable, the businessman accept a written order from the others. It happens in case of the credit purchase. Full stop. In this case, if businessman puts his signature on the written order, then it is said that the bill has been accepted by the businessman and the become bills payable in him. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बिजनेसमैन से कोई भी सामान उधार खरीदते हैं और हमने उसको इस बात की एक्सेप्टेंस दे दी रिटर्न में लिखकर कि हमने आपसे सामान उधार खरीदा है, जिसका पेमेंट हम आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, और उस बिल के ऊपर हमने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, अपने हस्ताक्षर करके इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपको इतने समय के बाद पेमेंट कर देंगे, तो और उस बिल को हम जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा उसको हम वापस कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं बिल्स पेबल। यानी कि इस बिल्स के प्रति अब हमारी लायबिलिटी हो गई कि इस बिल का समय पर हमें भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर लोन। देयर क्रेडिटर्स आर द पार्टीज, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द लायबिलिटी इज नेम्ड एट बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। देखिए बच्चों, बिजनेस को समय समय पर उधार पैसे की भी जरूरत पड़ती रहती है। जब बिजनेस को उधार पैसे की जरूरत पड़ती है तो बिजनेसमैन के अपने सोर्स ढूंढता है कि उसे उधार पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। इसके तहत वो ज़्यादातर
उधार पैसा, दूसरे क्रेडिटर से उधार पैसा ले सकता है, बैंक से पैसा उधार ले सकता है, बैंक का भी सोर्स उसके पास होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको पैसा उधार दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी उसके लिए लायबिलिटी कंडीशन में आएगी, क्योंकि आज उसने ये पैसा बैंक से उधार लिया है या पब्लिक से उधार लिया है या जो भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पैसा उधार लिया है, तो समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि ये पैसा इन संस्थाओं को वापस करे। इसलिए ये सभी उसके लिए लायबिलिटीज़ हैं। ये सब बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ हैं, उसके लिए लायबिलिटीज़ हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यानी कि बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं अदत्त, यानी जिन खर्चों का अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया। आउटस्टैंडिंग है ड्यू, कहने का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि इस साल जिस साल के खर्चे थे वो उस साल जब उसको आपने पेमेंट नहीं किया, इट कॉल्ड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंसेस विच हैज़ बिकम ड्यू इन द पेमेंट बट पेमेंट इज नॉट मेड इन कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी खर्चा हो सकता है। ऐसा कोई भी खर्चा यदि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, करंट अकाउंटिंग ईयर का है, यदि वो खर्चा, उस खर्चे को आपने इस साल भुगतान नहीं किया है, इस साल उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उस खर्चे को हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू हो गई लेकिन अभी तक उसका हमने भुगतान समय रहते हुए नहीं किया। तो ये भी अब हमारी एक जिम्मेदारी, हमारी लायबिलिटी है कि जिन व्यक्तियों का हमारे ऊपर ये इस तरह का पैसा ड्यू है, उन व्यक्तियों को हम इस पैसे का भुगतान करें। इसी क्रम में आगे लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ तक लायबिलिटीज़ की बात करते हैं हम, लायबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस और द डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैव टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ओब्लिगेशंस, ऐसे डेब्ट्स, यानी कि ऐसा कोई भी पैसा, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी जो हमारे बिजनेस के अंतर्गत कोई भी पैसा हमारे एंटरप्राइज ने लिया है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है हमारी कि उस पैसे का समय पर उसको भुगतान किया जाए, यानी कि फ्यूचर में उस पैसे को उनको हमें वापस करना है। ये जब भी क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, यदि वे हमसे डिमांड करते हैं तो उस पैसे को हमें उनको वापस करना, ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड। इसके बाद हम बेटा ये पढ़ेंगे कि लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, किस किस तरह की हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले इसमें बेटा हम बात करेंगे फिक्स लायबिलिटी। बेटा फिक्स लायबिलिटीज़ का एक नाम और भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। फिर दोबारा सुन लीजिए, फिक्स लायबिलिटी यानी कि स्थायी लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी करंट नहीं है, करंट यानी चालू नहीं है, तो नॉन करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी किस तरह की होती हैं? द लायबिलिटी अगेंस्ट विच पेमेंट आर टू बी मेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, लोन, डिवेंचर्स, मॉर्गेज एट्सेट्रा। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिनका पेमेंट हम एक लंबी अवधि के बाद करते हैं, यानी जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया है उनके पैसे का पेमेंट हम एक लंबी अवधि के बाद करते हैं। लंबी अवधि से मतलब है कम से कम 12 महीने के बाद। कम से कम 12 महीने के बाद यदि हम किसी की व्यक्ति की लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो वो लायबिलिटी नॉन करंट या फिक्स लायबिलिटी कही जाती है, या ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम इसका पेमेंट आपको कब करेंगे, लेकिन 12 महीने से कम में पेमेंट नहीं करना है, तो वो सारी लायबिलिटी हो जाएंगी हमारी करंट लायबिलिटी, वो सारी हमारी लायबिलिटी हो जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि फिक्स लायबिलिटी। जैसे आपके एग्जांपल हैं, कैपिटल है, लोन है, डिबेंचर है, मॉर्गेज है एट्सेट्रा। ये सभी लायबिलिटीज़ हमारी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। बच्चों इसके बाद आगे अगली लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी। करंट चालू, यानी कि करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व क्या होते हैं हमारे ये? द लायबिलिटी अगेंस्ट विच पेमेंट आर टू बी मेड इन ए शॉर्टर पीरियड यूजुअली लेस देन और 1 ईयर आर कॉल्ड करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिन लायबिलिटी का पेमेंट का जो समय अवधि है वो बहुत शॉर्ट अवधि होती है। शॉर्ट अवधि से मतलब बच्चों यहाँ पर है मैक्सिमम 12 मंथ्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने।
यदि हम 12 महीने के अंतर्गत किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उन सभी लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स है, ये सभी इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं। बच्चों अगली लायबिलिटी का नाम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लायबिलिटी और अपने आप में एक अलग लायबिलिटी होती है। इस लायबिलिटी का नाम है कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी जो है ये रियल लायबिलिटी नहीं होती है, ये रियल लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चों। बेटा ये लायबिलिटी तब क्रिएट होती है जब कोई भी डिसीजन हमारे अगेंस्ट आता है। अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इस बात को समझेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझिए बात कि कंटीजेंट लायबिलिटी होती किस तरह की है। दीज लायबिलिटी देयर आर नॉट द रियल लायबिलिटी, फ्यूचर इवेंट्स कैन ओनली डिसाइडेड वेदर इज रियली अ लायबिलिटी और नॉट। भविष्य इस बात को डिसाइड करता है, फ्यूचर इस बात को तय करेगा कि ये लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी हैगी या हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है। ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटी दीज लायबिलिटी आर टर्म्ड एज कंटीजेंट या डाउटफुल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बिल डिस्काउंटेड, केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, गारंटी अंडरटेकन। मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिए दोबारा ध्यान से। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंडीशन में कोर्ट हमारे अगेंस्ट किसी प्रोडक्ट के संबंध में किसी कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया, कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। यदि कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति उस केस को जीतेगा या कौन केस को नहीं जीतेगा, यानी केस करने ने किसके पक्ष में आएगा हम इस बात को नहीं बता सकते। इस कंडीशन में ऐसी यदि कोई लायबिलिटी हमारी, हम सोच के चलते हैं कि ये केस का निर्णय हमारे अगेंस्ट आ सकता है, तो उसके प्रति भी हम पहले से एक लायबिलिटी यानी एक अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट अपने पास सिक्योर्ड करके इसलिए रख लेते हैं, यदि अचानक पेमेंट करना पड़ जाए और हमारे पैसे नहीं होंगे, केस का डिसीजन हमारे अगेंस्ट आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, इस लायबिलिटी को हम अपनी बैलेंस शीट की टोटल अमाउंट में शो नहीं करते हैं। इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट के टोटल अमाउंट में शो नहीं करते हैं। क्लियर? केवल ये लायबिलिटी की कॉलम में इंटरनल रूप से दिखा दी जाती है, लेकिन जब हम टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग में ये लायबिलिटी जब एक्चुअल में ये लायबिलिटी रियल लायबिलिटी बन जाएगी तब इसको हम अमाउंट कॉलम में तब शो करते हैं, इससे पहले इस लायबिलिटी को हम शो नहीं करते हैं लायबिलिटी कॉलम में। देन आगे बच्चों इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद ये लायबिलिटी को एक टेबल के थ्रू, एक टेबल के जरिए आप लोगों को बताया गया कि लायबिलिटी टू ओनर्स कैपिटल और ओनर्स इक्विटी और इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स इक्विटी। इंटरनल लायबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर लोन, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। तो ये सब लायबिलिटी कंडीशन थी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्तियाँ, पैसा कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, क्या सोर्स होते हैं, क्या रिसिप्ट्स होती हैं, उन टर्म्स का क्या क्या नाम हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं, इन सब के बारे में, यानी कि रिसिप्ट्स, एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियाँ। बच्चों इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर ओकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीव बाय द सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत हम उस रिसिप्ट की बात करते हैं जिसके अंतर्गत जिस चीज़ में बिजनेस डीलिंग करता है, जिस सामान को बिजनेस बेचता है, उस सामान को बेचने के बाद बिजनेसमैन के पास जो पैसा उसको रिसीव होता है, वो सब इसके अंतर्गत रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है हमारा। यानी वो पैसा जो उसको लगभग हर बार मिलता रहता है, सामान बेचता है, पैसा प्राप्त करता है, सामान बेचता है, पैसा प्राप्त करता है, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। दूसरी रिसिप्ट होती है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर ओकर्ड बाय द अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस लाइक मनी रिसीव बाय द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बेटा कैपिटल रिसिप्ट वो पैसा होता है
जो बिजनेसमैन को बिजनेस ऑपरेट करने में बहुत ही कम बार प्राप्त होता है। यानी कि अपनी बिजनेस लाइफ में यदि वो बात करता है, कैपिटल रिसिप्ट का पैसा उसको बहुत ही कम बार प्राप्त होता है। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि बेटा बिजनेस फिक्स एसेट को बहुत कम बेचता है, बार बार नहीं बेचता है, वो कभी कभार बेच देता है वो। इस तरह के रिसिप्ट को बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंसेस बेटा, इसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे। जनरली इनकम इज द foremost objective of the every business. The firm has to use certain goods and services to produce articles sold by its. Payment for these goods and the services is called expenses. Costs incurred by a business for earning revenue are known as expenses. For example, rent, wages, salary, interest, etc. देखो बच्चों, हर बिजनेस की यदि हम बात करें तो हर बिजनेस का बच्चों जो उद्देश्य होता है, पर्पज जो होता है, वो बेटा प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन उस प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को बेटा खर्चे भी करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि बिजनेस खर्चे नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यदि बिजनेस जिन आर्टिकल्स को, जिन प्रोडक्ट को बनाता है, यदि उनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड ना करे, उनके ऊपर वो खर्चा ना करे, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा ना करे, और भी बहुत सारे के खर्चे होते हैं, रेंट ना दे, यदि वो समय पर वेज का पेमेंट नहीं करे, सैलरी का पेमेंट ना करे, तो बिजनेस को इनकम भी नहीं हो सकती। तो बिजनेस को अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उसको कॉस्ट के साथ साथ, यानी कि जो सामान वो तैयार कर रहा है उसकी कॉस्ट के साथ साथ बहुत और भी दूसरे खर्चे करने पड़ते हैं। इन खर्चों करने के बाद तभी बिजनेस को इनकम जनरेट होती है। तो इन सभी खर्चों का करना बिजनेस के लिए ज़रूरी है। यदि बिजनेस इन सभी खर्चों का पेमेंट नहीं करता, ये सभी खर्चे नहीं करता है, तो बिजनेस को इनकम होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, आमदनी की संभावना बहुत ही कम होती है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नेक्स्ट टर्म्स हमारी बेटा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मनी और incurring a liability for the acquiring assets, goods or services called expenditure. एक्सपेंडिचर इज क्लासीफाइड बेटा, इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर को देख क्लासीफाई भी किया हुआ है। एक्सपेंडिचर बेटा दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो सभी खर्चे होते हैं जो बिजनेस के जीवन काल में बार बार होते रहते हैं खर्चे, यानी कि बार बार होने वाले खर्चे, यानी हर महीने, हर मंथ होने वाले खर्चे जो भी होते हैं वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इट इज़ इफ़ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन ए ईयर, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा। बेटा रेंट देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, ये सारे वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के अंतर्गत एक साल में हम कई कई बार पेमेंट करते हैं। तो ये इस तरह के जो खर्चे होते हैं ये हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसलिए इन खर्चों को हमारा करना ज़रूरी होता है। दूसरा खर्चा बेटा हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमने खर्चा बेटा एक बार कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। लंबे समय तक बेनिफिट लेने के लिए इस तरह के खर्चे किए जाते हैं। इफ बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। क्योंकि इन खर्चों को करने से हमारा जो फ़ायदा होगा, हमारे बिजनेस को जब फ़ायदा होगा वो एक लंबी अवधि तक फ़ायदा होता है, एक लंबे समय तक हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा। बेटा नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू, दीज आर द एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन द नेचर। ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट बेनिफिट ऑफ विच इज ड्राइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हम शुरुआत में बेटा एक बहुत लंबा खर्चा कर देते हैं, एक बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, लेकिन उस खर्चे करने का हमें जो बेनिफिट होता है हमारे बिजनेस को, वो एक लंबी अवधि के लिए बेनिफिट होता है, एक लंबी अवधि के लिए उसका हमारा फ़ायदा होता है। इन सभी खर्चों करने का हमें एक लंबी अवधि तक के लिए फ़ायदा मिलता है, इसलिए इन सभी खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, और आप सब आज इन सभी पॉइंट्स पर अपने नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।